नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। देश विदेश से जुड़ी खबरों के इस कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले जानेंगे सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कौन सी बड़ी शक्तियों पर जताई चिंता। उसके बाद हम जानेंगे कि मनरेगा को 10 साल पहले नाकामियों का स्मारक बताने वाली मोदी सरकार ने अब योजना का नाम क्यों बदल डाला। उसके बाद हम जानेंगे कि न्यूयॉर्क मेयर जोहरान ममदानी के वीडियो पर ट्रंप सरकार क्यों हुई आग बबूला। उसके बाद हम जानेंगे कि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी फिर क्यों एक बार मुस्लिम फेरी वाले को पीटने वाले की सराहना करने पर विवादों में फंसे। अब वक्त इन खबरों को परखने का, तो सबसे पहले बात करते हैं ईडी से जुड़ी हुई बड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ईडी को मिली एक बहुत बड़ी शक्ति पर चिंता जाहिर की है। दरअसल कोर्ट में ईडी को धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत मिली कुछ खास शक्तियों को चुनौती दी गई। दरअसल मुख्य मुद्दा क्या था, आप वो समझिए। पीएमएलए कानून ईडी को ये शक्ति देता है कि वो किसी भी व्यक्ति की संपत्ति जैसे बैंक खाते, जेवर, गाड़ी को जब्त कर सकती है और 6 महीने यानी 180 दिन तक अपने पास रख सकती है, और वो भी बिना कोई लिखित कारण बताए या कार्रवाई को चुनौती देने का तुरंत मौका दिए। ईडी के इस कार्रवाई को सही या गलत ठहराने के लिए एक न्याय निर्णायक प्राधिकरण होता है। याचिका में कहा गया कि इस प्राधिकरण में कोई न्यायाधीश यानी कोई जुडिशियल मेंबर ही नहीं है, बल्कि एक गैर कानूनी पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति जैसे एक लागत लेखाकार ही पूरे देश के लिए फैसले कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और क्या किया वो भी समझिए। जैसे सुनवाई के दौरान जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने अपनी टिप्पणी की, अधिनियम में एक खामी लगती है क्योंकि एक गैर न्यायिक सदस्य संपत्ति के अधिकारों जैसे गंभीर मामलों का फैसला कैसे कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और ए.एस. चंद्रोकर की पीठ ने शुक्रवार 12 दिसंबर को केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। कोर्ट ने इस याचिका को उन अन्य लंबित मामलों के साथ जोड़ दिया है जिनमें पीएमएलए के तहत न्याय निर्णय करने वाले प्राधिकरण की संरचना की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए थे। याचिकाकर्ता और उनके वकील जो थे, उन्होंने क्या कुछ कहा जरा वो भी समझिए। उन्होंने कहा कि पीएमएलए की धारा 20 और 21 ईडी को जवाबदेही के बिना कार्रवाई करने की खुली छूट देती है, जिससे सत्ता का गलत इस्तेमाल होता है। वकील रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद गंभीर बात रखी। उन्होंने बताया कि ईडी द्वारा किसी की संपत्ति जब्त करने के बाद उस कार्रवाई की जांच करने के लिए जो न्याय निर्णायक प्राधिकरण बनाया गया है वो निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा। रोहतगी ने आंकड़े देते हुए कहा कि इस प्राधिकरण में बैठे एकमात्र सदस्य ने ईडी की ओर से लगभग 99% जब्ती को बिना किसी सवाल के सही ठहरा दिया है। इस चौंकाने वाले आंकड़े से साफ होता है कि संस्था असल में कोई निष्पक्ष न्याय करने वाला निकाय नहीं है, बल्कि ये केवल ईडी की हर कार्रवाई पर आंख बंद करके मोहर लगाने वाला एक निकाय है, या कह सकते हैं एक रबड़ स्टैंप है, और जो न्यायिक प्रक्रिया के मूल विचार के बिल्कुल अपोजिट जाता है। अब बात करते हैं अगली खबर की। मनरेगा को 10 साल पहले नाकामियों का स्मारक बताने वाली मोदी सरकार ने अब इसका नाम क्यों बदल डाला। देखिए, ये खबर सिर्फ नाम बदलने की नहीं है, ये उस राजनीति की कहानी है जो योजनाओं से ज्यादा पहचान मिटाने और श्रेय हथियाने पर टिकी है। मोदी सरकार ने देश की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा का नाम बदलकर अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया है। साथ में ऐलान किया गया कि काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 होंगे और मजदूरी में बदलाव होगा। सुनने में ये फैसला बड़ा लगता है, लेकिन असली सवाल ये है कि जिस योजना को 10 साल तक गाली दी गई, मजाक उड़ाया गया, उसे अब नया नाम देकर अपनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। याद कीजिए, 2015 में संसद के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनरेगा को कांग्रेस की 60 साल की नाकामियों का स्मारक कहा था, और कहा था कि ये योजना गरीबी का प्रतीक है जहां लोग गड्ढे खोदने को मजबूर हैं। बीजेपी ने इसे फ्रीबी, बर्बादी और निकम्मी योजना बताया। चुनावी भाषणों में मनरेगा का मजाक उड़ाया गया, लेकिन जब सत्ता की जिम्मेदारी आई तो यही योजना बंद नहीं हुई, क्योंकि सच्चाई ये है कि मनरेगा गांव की रीढ़ है। नोटबंदी हो या कोरोना, जब सब कुछ ठप्प पड़ा था तब मनरेगा ही करोड़ों परिवारों का सहारा बनी। और अब सबसे आपत्तिजनक सवाल, महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया गया। पूज्य बापू एक भावनात्मक शब्द
शब्द हो सकता है, लेकिन क्या इससे योजना की पहचान साफ होती है? महात्मा गांधी सिर्फ बापू नहीं थे, वो एक विचार थे, एक संवैधानिक सोच थे। काम का अधिकार, बराबरी और गरिमा का जीवन। मनरेगा को गांधी जी के नाम से जोड़ना सिर्फ सम्मान नहीं है, बल्कि ये बताता है कि ये योजना अधिकार आधारित है, कृपा नहीं है। नाम बदलकर उस विचार को धुंधला कर दिया गया। ये पहला मामला नहीं कि मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद यूपीए दौर की दर्जनों योजनाओं का नाम बदला। इंदिरा आवास से पीएम आवास, निर्मल भारत से स्वच्छ भारत, राजीव गांधी विद्युतीकरण से दीनदयाल योजना, जेएनएनयूआरएम से एएमआरयूटी, नो फ्रिल्स अकाउंट से जनधन। सवाल ये नहीं है कि नाम बदला गया, सवाल यह है कि पुराने योगदान को मिटाकर सब कुछ नया बताने की कोशिश क्यों है? क्या देश का विकास 2014 से ही शुरू हुआ? विडंबना यह है कि सरकार एक तरफ मनरेगा को रीब्रांड कर रही है, दूसरी तरफ भुगतान में देरी, औसतन 50 दिन का ही काम, और राज्यों के बकाया जैसे मुद्दे जस के तस हैं। नाम बदलने से मजदूरों की जेब नहीं बढ़ती, समय पर भुगतान से भरती है। बोर्ड बदलने से इतिहास नहीं बदलता। मनरेगा कोई साधारण योजना नहीं है, ये 2005 में संसद से पास हुआ कानून है, जिसने ग्रामीण भारत को काम का कानूनी अधिकार दिया। विश्व बैंक, आईएलओ जैसी संस्थाओं ने इसकी तारीफ की। महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, पलायन रुका, गांव में टिकाऊ संपत्तियां बनी, और आज वही योजना राजनीतिक शिकार बना दी गई है। साफ है कि यह फैसला विकास से ज्यादा इमेज मैनेजमेंट का नजर आता है। जब योजना पॉपुलर हो जाती है तो उसे अपनाया जाता है, जब विपक्ष की पहचान जुड़ी हो तो नाम बदल दिया जाता है। अब मनरेगा योजना का नाम बदलने पर कुछ कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आए हैं, जरा उन्हें भी सुनिए। देखिए, नाम, योजनाओं के नाम बदलने में, कानूनों के नाम बदलने में, परिवर्णी शब्द निकालने में नरेंद्र मोदी जी की सरकार धुरंधर है, इसका कोई मुकाबला नहीं। निर्मल भारत अभियान को स्वच्छ भारत अभियान बनाया। एक हमारे ज़माने में ग्रामीण एलपीजी वितरण कार्यक्रम हुआ करता था, उसको उज्ज्वला नाम दिया। एक कार्यक्रम हुआ करता था कांग्रेस के ज़माने में, बेसिक सेविंग्स अकाउंट, जो रिजर्व बैंक ने चलाया था, शुरुआत की थी, उसका नाम जन धन योजना रखा। तो ये परिवर्णी शब्द ढूंढने में और कानूनों को नाम देने के लिए ये लोग बहुत मारे। नारी वंदन अधिनियम, अभी परमाणु ऊर्जा को लेकर एक अधिनियम आने वाला है, बिल आने वाला, विधेयक पेश करने वाले हैं, उसका नाम रखा गया शांति। तो ये धुरंधर लोग हैं, ये इनका कोई मुकाबला नहीं पैकेजिंग में और ब्रांडिंग में और नाम देने में। पर हैरान इस बात की है कि पंडित नेहरू के साथ तो नफरत है, वो बिल्कुल साफ है, रोज कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं, तोड़ मरोड़ कर इतिहास पेश करते हैं। पर महात्मा गांधी से भी इतनी नफरत कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है, जो 2005 से चलाया जा रहा है, 20 साल हो गए हैं। ग्रामीण भारत में एक परिवर्तनकारी कानून अधिनियम था, जिसके वजह से करोड़ों परिवार को रोजगार मिलता था। उसका नाम भी आप बदलने जा रहे हैं। पूज्य बापू रोजगार गारंटी, इसका माने क्या है? पूज्य बापू। महात्मा गांधी नाम क्यों नहीं रख सकते? क्यों इतना नफरत है? हाँ, ये बात सही है कि एक सांसद हैं, जाने माने सांसद लोकसभा में बीजेपी के, जिनसे पूछा गया कि गोडसे और गांधी के बीच में आप किन को चुनेंगे, और ये सांसद ने कहा मुझे सोचना पड़ेगा। एक सांसद, आज का सांसद, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, बीजेपी का सांसद कहता है मुझे सोचना पड़ेगा गांधी और गोडसे के बीच में। ये बात, एक बात तो सही है, इतिहास तो हमारे सामने है कि जो वातावरण पैदा किया गया था, जो माहौल बनाया गया था आरएसएस के ओर से, उसी वातावरण और माहौल में गांधी जी की हत्या हुई, मिठाई बांटे गए आरएसएस की ओर से। तो ये महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून 20 साल से चल रहा है, 20 साल से, और अचानक आप चाहते हैं पूज्य बापू। जब बापू का शब्द आता है, आसाराम बापू, मोरारी बापू, गांधी जी तो राष्ट्रपिता हैं, महात्मा गांधी नाम से आप क्यों हट रहे हैं? और इसका मायने क्या है? क्यों कर रहे हैं आप? आपने तो कहा था ये महात्मा गांधी नरेगा के खूब आलोचना की, प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा ना, ये नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा एक प्रमाण है कि कांग्रेस विफल हुई है
गरीबी दूर करने में, बेरोजगारी दूर करने में, उसकी खूब आलोचना की। पर कोविड आया और कोविड के वक्त में 2 ही ऐसी परियोजनाएं थी, 2 ही ऐसे अधिनियम थे लोगों के लिए जिसके द्वारा सरकार ने राहत पहुंचाई। असली सवाल ये नहीं है कि नाम क्या होगा, असली सवाल ये है कि क्या सरकार उस गांधीवादी सोच को निभाएगी या सिर्फ उसका लेबल इस्तेमाल करती रहेगी। क्योंकि इतिहास बताता है कि नाम बदलने से सच नहीं बदलता और मेहनत कश की जिंदगी पोस्टर से नहीं नीतियों से बदलती है। अब बात करते हैं जौहरान ममदानी की। ये खबर जौहरान ममदानी की सिर्फ एक वीडियो से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि अमेरिका की सत्ता और इमिग्रेशन पॉलिटिक्स की पूरी सोच को बेनकाब करती है। न्यूयॉर्क के नए मेयर जौहरान ममदानी के एक वीडियो पर व्हाइट हाउस जिस तरह भड़का, उससे साफ दिख रहा है कि ट्रंप प्रशासन को इमिग्रेंट्स की आवाज से ज्यादा डर लग रहा है। व्हाइट हाउस का आरोप है कि ममदानी ने लोगों को ICE यानी इमिग्रेंट्स एंड कस्टम एनफोर्समेंट के खिलाफ खड़े होने के लिए उकसाया। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सवाल उठाना भी अब अपराध बन चुका है, वो भी अमेरिका जैसे देश में। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने दावा किया कि ICE एजेंट्स और उनके परिवारों के खिलाफ हिंसा और धमकियों में 1000% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़ा सुनने में डरावना है, लेकिन यहाँ भी सरकार वही पुराना खेल खेल रही है। आंकड़े उछालो, डर फैलाओ और सख्ती सही ठहराओ, बिना ये बताए कि ये घटनाएं क्या हैं, कहाँ हुई, कितनी सत्यापित हैं। पूरे इमिग्रेंट समुदाय को शक के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। लेविट कहती है कि ICE अधिकारी सिर्फ कानून लागू कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि किस कानून की बात हो रही है। वही कानून जो परिवारों को अलग करता है, लोगों को बिना अपराध साबित हुए डिटेंशन सेंटर में डाल देता है और डर के माहौल में जीने को मजबूर करता है। और अगर कोई मेयर इस सिस्टम पर सवाल उठाता है तो उसे वायलेंट, भड़काने वाला बता दिया जाता है। ट्रंप प्रशासन बार बार ये दावा कर रहा है कि बॉर्डर अब अमेरिकी इतिहास में सबसे सुरक्षित है। न्यूयॉर्क जैसे शहरों में जहां भारतीय, लैटिन और अन्य समुदाय मेहनत करके अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, वहां डर और अनिश्चितता बढ़ रही है। यहाँ गुस्सा इस बात का है कि सरकार खुद को पीड़ित दिखा रही है और ताकतवर एजेंसियों को खतरे में बता रही है, जबकि असल में सबसे ज्यादा असुरक्षित वही लोग हैं जिनके पास न सत्ता है न मंच। अगर किसी शहर का मेयर अपने लोगों को ये बताता है कि वो अपने अधिकार समझे, सवाल पूछे, तो उसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा रहा है। ट्रंप प्रशासन की भाषा साफ है, जो इमिग्रेशन नीति से सहमत नहीं है वो देशद्रोही है, जो सवाल उठाए वो हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। यही सोच लोकतंत्र को कमजोर करती है। कानून लागू करना एक बात है, डर के जरिए चुप कराना दूसरी। असल मुद्दा ये नहीं है कि ICE पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, असल मुद्दा ये है कि सरकार सवालों से क्यों भाग रही है। अगर नीतियां सही हैं तो आलोचना से डर क्यों? अगर सिस्टम इंसाफ वाला है तो वीडियो से इतनी घबराहट क्यों? ये बहस सिर्फ अमेरिका की नहीं, ये उस देश की है जहां सत्ता खुद को कानून के नाम पर सही और जनता की आवाज को खतरनाक बताने लगती है। आज निशाने पर इमिग्रेंट्स हैं, कल कोई और होगा। सवाल यही है, क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह है या सत्ता को जवाब देना पड़े, यही सबसे बड़ा डर है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जहां पर एक गली में चिकन पेटी बेचने वालों पर हुए हमले के बारे में खबर सामने आई, जिसमें कहा गया इसे राजनीति से जोड़ा गया और साथ ही साथ में पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह से खुले मंच से उस पेटी वाले पर हमला करने वाले के आरोपियों को मंच पर बुलाकर माला पहनाई, उनकी तारीफें की, उसके बाद विवाद बढ़ गया। जिस तरीके से खुले मंच से शुभेंदु अधिकारी ने जमानत पर छूटे लोगों को हिंदू योद्धा कहकर सम्मानित किया, उसने कानून, इंसाफ और लोकतंत्र तीनों पर सवाल खड़े कर दिए। जिन लोगों पर गरीब फेरी वाले को पीटने, अपमानित करने और डराने का आरोप है, उन्हें नेता खुलेआम बधाई दे रहे हैं और पीड़ित अपने घरों में छिपने को मजबूर हैं। घटना लक्ष्यकोट गीता पाठ जैसे धार्मिक आयोजन के दौरान हुई, जहां 2 लोग रोजी रोटी के लिए चिकन पैटी बेचने पहुंचे थे। आरोप है कि सिर्फ मांसाहारी खाना बेचने की वजह से उन पर हमला कर दिया गया, उन्हें कान पकड़कर बैठाया गया और पब्लिकली उन्हें इंसल्ट किया गया। वीडियो वायरल हुआ, मामला पुलिस तक पहुंचा, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा डराने वाला है। आरोपी कुछ ही घंटों में जमानत
पर बाहर आ गए और बाहर आते ही उन्हें एक बड़े नेता का संरक्षण और सम्मान मिला। शुभेंदु अधिकारी ने फेसबुक पर तस्वीरें डालकर न सिर्फ आरोपियों का स्वागत किया बल्कि इसे सनातन धर्म की रक्षा का संघर्ष बताया। सवाल यह है कि क्या किसी गरीब पर हमला करना धर्म की रक्षा है? क्या कानून को हाथ में ले लेना और लोगों को डराना, उन्हें रोजी रोटी कमाने से रोकना अब धार्मिक कर्तव्य बन गया है? अधिकारियों का यह कहना है कि उनकी हिंदू पहचान उनकी संवैधानिक जिम्मेदारियों से ऊपर है। लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। सबसे डरावनी तस्वीर पीड़ित शेख रियाजुल की है। वो कहता है कि मैं बहुत डरा हुआ, मेरे हमलावर बाहर है, मैं गरीब हूं, उनसे कैसे लड़ूं? प्रशासन ने उससे न बात की, न पुलिस ने भरोसा दिया, न सरकारी वकील ने संपर्क किया। एक आदमी जो बस पेट पालने निकला था अब घर से बाहर कदम रखने से भी डर रहा है। क्या यही है आज का न्याय? वकील सायन बंदोपाध्याय ने साफ कहा कि मामला इस तरह गढ़ा गया कि सभी धाराएं जमानती रहें और आरोपी तुरंत छूट जाएं। पुलिस की भूमिका पहले इनेक्टिव रही, फिर दबाव में गिरफ्तारी हुई और फिर इतनी जल्दी जमानत की सवाल उठाना लाजमी है। क्या कानून यहाँ कमजोर है या जानबूझकर कमजोर किया गया? ये पूरी घटना बताती है कि जब राजनीति धर्म की ढाल लेकर कानून के ऊपर खड़ी हो जाती है तो सबसे पहले कुचले जाते हैं गरीब, अल्पसंख्यक और हाशिए के लोग। एक तरफ नेता मंच से भाषण देते हैं, दूसरी तरफ पीड़ित चुपचाप गांव लौट जाते हैं, डर में जीते हैं और यही असली तस्वीर है। तो ये थी आज की खबरें। कल शाम 7:30 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर लें। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।